नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी दिल्ली के करीब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से है। मेरठ में एक फीमेल लॉयर की, एक महिला वकील की हत्या हो जाती है और जब कत्ल का सच सामने आता है, जब पुलिस इस मामले की तफ्तीश करती है और इस मामले को सुलझाने में कामयाब हो जाती है, तो कातिलों को जानकर, कातिलों के बारे में जानकर, उनका चेहरा देखकर लोग चौंक जाते हैं। कैसे पुलिस इस मामले में कातिलों तक पहुंचती है वो जानना भी बेहद अहम है, क्योंकि ये तफ्तीश की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपका मन पुलिस वालों के लिए सम्मान से भरेगा ही, साथ ही जो गुनहगार हैं उन तक भी एक मैसेज पहुंचेगा कि वो चाहे जितना भी जतन कर ले, जितनी भी कोशिश कर लें, पोल उनकी खुली जाएगी। तो इसीलिए जो भी प्रोबेबल क्रिमिनल हैं या कभी सोचते हैं कि वो कुछ कर गुजरेंगे या अपराध करेंगे, नेगेटिव सोचते हैं, उनके लिए ये खबर जो है एक खतरे की घंटी और चेतावनी भी साबित होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। मामला है मेरठ के टीपी नगर पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले एक मोहल्ला जिसका नाम है न्यू मेवला हफीज़ाबाद कॉलोनी। और ये जो न्यू मेवला हफीज़ाबाद कॉलोनी है, यहाँ 7 जून की सुबह एक बड़ी वारदात होती है। 7 जून 2023, 7 जून 2023। होता यह है कि रोज़ की तरह इस कॉलोनी में रहने वाली एक लेडी लॉयर जिनका नाम है अंजल गर्ग, वो सुबह सुबह जब दूध लेकर अपने घर वापस लौट रही होती है, तब स्कूटी पर आए 2 शूटर्स अंजल गर्ग को बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिर में गोली मार देते हैं। और इसी के साथ मौका वारदात पर ही, यानी अपने घर की दहलीज पर ही, अंजल गर्ग गिर जाती हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। शूटर्स कहाँ से आए थे, कहाँ गए, कौन थे, क्यों उन्होंने अंजल को टारगेट किया, ये सारी बातें जो है वो राज बनकर रह जाती है। घर वाले अंजल की मौत से सकते में आ जाते हैं और आनन फानन में, सुबह तकरीबन 6 बजे की ये बात है, आनन फानन में न्यू टीपी नगर पुलिस स्टेशन की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंचती है। बड़े ऑफिसर्स भी आते हैं क्योंकि मर्डर का मामला था और वो भी एक लेडी लॉयर के मर्डर का मामला था। तो बहुत ही मुस्तैदी से पुलिस इस मामले की जांच भी शुरू करती है। आसपास के तमाम इलाकों में नाकेबंदी करके बदमाशों की धरपकड़ और तलाश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस को इस तरह के शुरुआती एक्सरसाइज में, शुरुआती कवायद में कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती। अब पुलिस सबसे पहले अंजल गर्ग के घर वालों से बातचीत करती है। पति, ससुराल के दूसरे लोग, तमाम लोग वो इस घटना से खुद को अनभिज्ञ बताते हैं और वो ये भी अनुमान नहीं लगा पाते कि अंजल की हत्या के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। लेकिन इस मामले में तब पहला और बड़ा ट्विस्ट आता है जब अंजल के पीहर के लोग, यानी मायके वाले, खुद अंजल के पति और ससुराल वालों पर ही अपनी बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी की हत्या उनके दामाद और ससुराल के लोगों ने ही करवा दी है, और बाकायदा ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब जब कत्ल के मामले में कोई पीड़ित पक्ष किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दे तो पुलिस को उसकी जांच तो करनी पड़ेगी। पुलिस अब कत्ल के इस मामले की शुरुआती छानबीन या जांच जो है वो ससुराल वालों के ऊपर ही केंद्रित कर देती है और ये जानने समझने की कोशिश करती है कि आखिर अंजल का कत्ल अगर उसके पति और ससुराल वालों ने किया होगा तो क्यों किया होगा। लेकिन पुलिस अभी इस पहलू को, इस थ्योरी को एक्सप्लोर कर रही होती है, तभी पुलिस को अंजल के बारे में कुछ और जानकारियां हाथ लगती हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है। पुलिस को यह भी पता चलता है कि एक प्रॉपर्टी है, एक मकान है मेरठ में ही, जिसे बेचने के सवाल पर अंजल का कुछ और लोगों से लीगल बैटल, यानी कानूनी लड़ाई चल रही है। और जाहिर है कानूनी लड़ाई चल रही है तो दोस्तों के साथ तो चलती नहीं, वो दुश्मन है। तो इसके बारे में भी अब पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश करती है और पुलिस को ये पता चलता है कि अंजल के ससुराल वालों ने अब से कुछ रोज़ पहले एक मकान जो है वो मेरठ के ही एक प्रॉपर्टी डीलर, एक बिजनेसमैन का जो एक यूनिट है, या आप उसे कंपनी भी कह सकते हैं, उनको एक मकान उन्होंने बेचा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये मकान जो है वो ससुराल वालों की नहीं थी, बल्कि उसका मालिकाना हक या उसके पेपर्स जो है वो अंजल गर्ग के पास ही थे, यानी अंजल उसकी लीगल ओनर थी।
लेकिन उनकी जानकारी के बगैर ये मकान बेच दिया गया था। अब मकान खरीदने वाले जो लोग थे वो किसी भी सूरत में अंजल गर्ग को उस मकान से हटाना चाहते थे कि उसका कब्ज़ा वहाँ से हट जाए। और ये लोग लगातार अंजल गर्ग से कांटेक्ट कर रहे थे, अलग अलग तरीक़ों से मैसेज भिजवा रहे थे कि मकान छोड़ दो। अंजल इसके लिए तैयार नहीं थी, धमकी देने दिलाने का सिलसिला भी चला। और इसी सिलसिले में अंजल के साथ उन लोगों की जिन्होंने मकान ख़रीदा था उनकी कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई। ये लोग कौन थे, इनके बारे में मैं आपको बताऊं। एक बिल्डर है जिसका नाम है सुरेश भाटी और एक बेकरी ओनर है जिसका नाम है यशपाल। इन दोनों ने मिलकर वो मकान खरीदा था जिनके साथ अंजल की कानूनी लड़ाई चल रही थी। कोर्ट में केस मुकदमा चल रहा था। ठीक इसी तरह से एक और भी आदमी है जिसका नाम है नीरज। ये जो है कभी अंजल गर्ग का दोस्त हुआ करता था, उनका खासम खास हुआ करता था, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा हुआ, यानी दोनों के बीच में रुपए पैसों को लेकर या किसी भी मसले को लेकर कुछ अनबन हुई। और अनबन ऐसी हुई कि दोनों के बीच में केस मुकदमों का सिलसिला शुरू हो गया। और इस तरह से पुलिस की शुरुआती छानबीन में 3 ऐसे किरदारों का पता चला जिनके साथ अंजल की कानूनी लड़ाई चल रही थी, यानी केसेस चल रहे थे। मैंने तीनों का नाम आपको बताया, सुरेश भाटी, यशपाल और नीरज। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या अंजल गर्ग के कत्ल के पीछे यही लोग थे? क्या इन्होंने ही अंजल गर्ग की हत्या की थी या करवाई थी? अगर यही लोग थे तो ये बात पुलिस साबित कैसे करेगी, सबूत कैसे मिलेंगे? ये सारी बातें पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस के लिए इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने की एक दिशा इन सारी जानकारियों के सामने आने के बाद मिल चुकी थी। अब पुलिस ने इसकी तफ्तीश जो है वो मौका वारदात से ही करने का फैसला किया, उसकी शुरुआत जो है वहीं से करने का फैसला किया। और जिस जगह पर यह घटना हुई थी, न्यू मयोला हफीसाबाद कॉलोनी, उस जगह पर कत्ल के वक्त से लेकर उसके कुछ समय पहले और बाद के तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जो है वो पुलिस ने निकाले और उसकी स्कैनिंग शुरू कर दी। इस तरह से पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग करने लगी तो पुलिस ने देखा कि सुबह सुबह संदिग्ध तरीके से एक स्कूटी पर सवार 2 नौजवान अंजल गर्ग के घर की तरफ बढ़ रहे हैं और इस घटना को अंजाम देकर वो मौका वारदात से भाग निकलते हैं। पुलिस उन लोगों को सीसीटीवी कैमरे के जरिए आइडेंटिफाई तो कर रही थी, लेकिन उनकी पहचान जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ कैद नहीं हुआ था। तो ऐसे में पुलिस के लिए ये चैलेंज था ये पता करना कि स्कूटी पर सवार वो लोग कौन थे। दिक्कत ये भी थी कि स्कूटी का नंबर भी जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं था। ऐसे में पुलिस जो है उसके लिए थोड़ा मुश्किल था इस मामले की तह तक पहुंचना। खैर, पुलिस ने हुलिये से ही सही और स्कूटी के कलर से ही सही उनको पहचानने की कोशिश की और फिर न्यू मेवला हफीसाबाद कॉलोनी से उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक करना शुरू किया तो फिर हर गली, हर कूचे, हर सड़क में जितने कैमरे लगे थे सारे के सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग करते रहे। और इस तरह स्कैनिंग करते करते वो मौका वारदात से दूर मेरठ के ही एक और कॉलोनी तक पहुंचे जिसका नाम है प्रताप विहार। यानी पुलिस ने यह देखा कि जो शूटर अंजल गर्ग को हिट करने आए थे, अंजल गर्ग को मारने आए थे, उन लोगों ने अंजल गर्ग पर गोली चलाने के बाद न्यू मेवला हफीसाबाद कॉलोनी से स्कूटी पर प्रताप विहार तक का रास्ता तय किया। पुलिस ने सिर्फ इतना ही नहीं देखा बल्कि पुलिस ने यह भी देखा कि ये जो शूटर है वो प्रताप विहार पहुंचने के बाद एक मकान के अंदर चले गए। अब सवाल यह था कि यह मकान किसका है? कत्ल करने के बाद शूटर जिसके घर में घुसे थे, पुलिस अब ये पता लगाना चाहती थी। खैर, ये काम बहुत मुश्किल नहीं था, पुलिस के लिए तो 2 मिनट का काम था और पुलिस ने पता लगा भी लिया। ये मकान था उसी नीरज का जो कभी अंजल गर्ग का जानकार, अंजल गर्ग का खासम खास या उसका दोस्त जो भी कहें वो हुआ करता था और जिसके साथ इन दिनों अंजल की दुश्मनी थी। यानी शुरू में जो 2-3 कैरेक्टर्स के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई थी उसमें से एक कैरेक्टर इस मर्डर में इन्वॉल्व नज़र आ रहा था और वो कैरेक्टर था नीरज। नीरज की वाइफ जो है वो एक ब्यूटिशियन थी और जैसा कि मैंने बताया कि नीरज के साथ कई सारे केसेस अंजल गर्ग के बीच में, नीरज और अंजल गर्ग के दरमियान चल रहे थे। अब
पुलिस नीरज को तो रडार पर ले ही चुकी थी, उसे तो गिरफ्तार करना ही था, लेकिन पुलिस ने और बड़ी खामोशी से इस तफ्तीश को और आगे तक ले जाने का फैसला किया। सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग से कम वो रूट ट्रैक हो गया, ये पता चल गया कि मर्डर जो है वो नीरज ने करवाया है। लेकिन पुलिस अभी और सबूत जुटाना चाहती थी। पुलिस ने प्रताप विहार इलाके में जो मोबाइल के टावर्स लगे हुए हैं, उन टावरों में जितने मोबाइल नंबर वारदात के रोज़, उससे 1-2 दिन पहले और वारदात के बाद एक्टिव थे, कनेक्टेड थे, उन सारे मोबाइल नंबरों का डंप डाटा कलेक्ट किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी कड़ी में, इसी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में पुलिस ने उस इलाके के तकरीबन 5000 मोबाइल नंबरों की स्कैनिंग की, यानी उन मोबाइल नंबरों को फ़िल्टर किया। और फिल्टर करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि नीरज, जो उसी प्रताप विहार इलाके में रहता था, उसके पास 3 मोबाइल नंबर थे और 3 में से 2 मोबाइल नंबर उसने कत्ल से 2 रोज़ पहले स्विच ऑफ कर दिए थे। यानी नीरज कोई ऐसी खिचड़ी पका रहा था जिसके बारे में वो दुनिया से छुपाए रखना चाहता था, और ख़ासकर ये कोशिश कर रहा था कि पुलिस को तो कतई इसके बारे में पता न चले। इसीलिए नीरज ने अपने 3 में से 2 मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए थे। पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि जिस रोज़ 2 मोबाइल नंबर या मोबाइल फ़ोन नीरज ने स्विच ऑफ किए, उसी रोज़ 2 और मोबाइल नंबरों को नीरज ने यूज़ करना भी शुरू किया। अब पुलिस इन मोबाइल नंबरों की स्कैनिंग करने लगी और ये पता करने लगी कि ये जो नए नंबर नीरज ने जिनको यूज़ करना शुरू किया था, उन नंबरों से नीरज किससे बात कर रहा था। और इस कोशिश में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने देखा कि नीरज इन नए नंबरों से सुरेश भाटी बिल्डर से और बेकरी ओनर यशपाल से बात कर रहा है, और इसके साथ ही नीरज 2 और गुमनाम लोगों से भी बातचीत कर रहा है। कहने का मतलब ये कि नीरज के पास 3 मोबाइल नंबरों में से 2 मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए थे, 2 नए नंबर लिए और 2 नए नंबरों से वो 4 लोगों से बात कर रहा था। इन 4 लोगों में 2 लोग तो वही थे जिनके बारे में पुलिस जो है पहले से जानकारी जुटा रही थी और जिनकी अंजल गर्ग से दुश्मनी थी। यानी अब तक की तफ्तीश ये इशारा कर रही थी कि नीरज के साथ इस मर्डर केस में सुरेश भाटी बिल्डर और यशपाल नाम का वो जो बेकरी ओनर है वो भी शामिल है। लेकिन ये जो 2 नए लोग थे जिनसे नीरज बात कर रहा था, ये लोग कौन थे? पुलिस को ये पता लगाना था। इसी के साथ ही सवाल ये भी था कि क्या यही 2 लोग शूटर थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था? पुलिस ने यशपाल को और बिल्डर सुरेश भाटी को इंटरसेप्ट करने या पकड़ने से पहले यह तय किया कि वो शूटरों के बारे में और जानकारी जुटाएगी और उन 2 खुफिया नंबरों के बारे में भी पता करेगी कि ये नंबर किसके हैं। इस कड़ी में पुलिस ने जब उन नंबरों के बारे में पता किया तो पता चला कि ये नंबर मेरठ में ही लिसाड़ी गेट नाम की एक जगह है, वहाँ के रहने वाले 2 नौजवान अनुज और काकुल के हैं। अब पुलिस बिना वक्त गंवाए सीधे पहुंची अनुज और काकुल के घर, और पुलिस ने जब वहाँ दबिश दी तो पता चला कि दोनों अपने अपने घरों से गायब हैं, अपने अपने घरों में नहीं है। अब तकरीबन सारी कहानी साफ हो चुकी थी। ये बात समझ में आने लगी थी कि इस मर्डर में अनुज और काकुल ने शूटर की भूमिका निभाई है, तभी वो घर से गायब हैं। और नीरज के साथ साथ इस मर्डर में सुरेश बिल्डर और यशपाल भी शामिल है। यानी 3 ऑर्केस्ट्रेटर या 3 कॉन्स्पिरेटर इस मामले में हैं और 2 एग्जीक्यूटर, 2 शूटर्स भी इस मामले में हैं। अब अनुज और काकुल को ढूंढते ढूंढते, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस उनके घर तक तो पहुंच गई, लेकिन ये लोग मिले नहीं। लेकिन जब अनुज के घर वालों से पूछताछ हुई तो पता चला कि अनुज जो है वो दिल्ली में किसी ठिकाने पर मौजूद है। मेरठ पुलिस दिल्ली पहुंची और दिल्ली के उस ठिकाने से मेरठ पुलिस ने अनुज को इंटरसेप्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उससे जब पूछताछ हुई तो उसने कबूल किया कि हाँ, उसी ने अपने दोस्त काकुल के साथ मिलकर अंजल गर्ग की हत्या की थी, और इस हत्या के बदले उन दोनों को जो भी साजिश करने वाले लोग थे उन्होंने 2 लाख रुपए और दिल्ली में नौकरी दिलाने का वादा किया था। एडवांस के तौर पर उन्हें 50,000 रुपये भी सौंपे गए थे और साथ में एक देसी कट्टा खरीद कर भी नीरज ने उन्हें दिया था। अब काकुल की धरपकड़ की कोशिशें शुरू हुई और एक खुफिया जानकारी की बदौलत मेरठ के बागपत रोड इलाके में नाका लगाकर पुलिस ने फाइनली काकुल को भी अरेस्ट कर लिया। इन दोनों से जब पूछताछ हुई, एक साथ भी हुई और अलग अलग भी पूछताछ हुई, तो दोनों ने यही बात बताई कि इस मर्डर के लिए उन्हें नीरज ने राज़ी किया था
और ये सारे ऑफर सुपारी के तौर पर उन्हें दिए गए थे। अब पुलिस ने बगैर वक्त गंवाए हुए पहले नीरज को पकड़ा और नीरज के साथ साथ यशपाल और सुरेश भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जब इन तीनों से पूछताछ हुई तो पता चला कि इन तीनों का इंटरेस्ट एक ही था और वो इंटरेस्ट था अंजल गर्ग को रास्ते से हटाना। ऐसे तो नीरज का यशपाल से और सुरेश भाटी से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यहाँ अंजल गर्ग का दुश्मन यशपाल और सुरेश भाटी थे और नीरज जो है उसकी दुश्मनी भी अंजल गर्ग से थी। तो दुश्मन का दुश्मन यानी यशपाल और सुरेश वो दुश्मन के दुश्मन हुए, उनके साथ नीरज की दोस्ती हुई और नीरज ने और यशपाल ने और सुरेश ने, इन तीनों ने मिलकर इस कत्ल की साजिश रची और ये साजिश अब से कोई 1 महीने पहले ही रची गई थी, लेकिन वो सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों ने, यशपाल ने और सुरेश ने ये वादा किया था कि अगर नीरज इस मर्डर केस को एग्जीक्यूट करा देता है तो फिर वो उसे भी आगे सपोर्ट किया करेगा और साथ ही इस कत्ल को अंजाम देने के लिए 2 लाख रुपए भी उसे देगा। नीरज को ये रुपए जो है आगे शूटर्स को देने थे। नीरज ने इसी के बाद लिसाड़ी गेट के रहने वाले 2 क्रिमिनल माइंडेड लड़कों से बातचीत की, उन्हें खुद अपनी तरफ से कट्टा खरीद कर दिया, रुपए का वादा किया, 50,000 रुपये का एडवांस दिए और इसके बाद कत्ल की घटना को अंजाम दिलवाया। कत्ल को करने से पहले, कत्ल की घटना को अंजाम देने से पहले नीरज ने बाकायदा अपने घर में एक प्री ईव सेलिब्रेशन भी रखा था, यानी पूर्व संध्या की दावत या पार्टी जो भी कहें वो रखा था। और इस पार्टी में नीरज और वो दोनों शूटर अनुज और काकुल वो दोनों मौजूद थे। तीनों ने वहाँ 6 जून की रात को जमकर शराब पी और डीजे के धुन पर रात भर नाचते रहे। सुबह तकरीबन 5:45 बजे के आसपास नीरज ने इन लोगों को हथियार के साथ तैयार किया, अपनी स्कूटी दी और बताया कि किस वक्त पे अंजल गर्ग घर से बाहर निकलती है, किस वक्त घर में वापस लौटती है। नीरज पहले ही सब कुछ रेकी कर चुका था और उसके बाद दोनों शूटर बताए हुए वक्त पर, बताई हुई जगह पर नीरज की स्कूटी लेकर पहुंचे। अंजल अपने अंजाम से बिल्कुल बेखबर थी, उसे दूर दूर तक भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि कोई उसको इस तरह से भी टारगेट कर सकता है, लेकिन शूटर्स गए और उसको बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसके सिर में गोली मारकर फरार हो गए। तो एक महिला जो पढ़ी लिखी थी, काफ़ी सक्षम थी, अपने हक की लड़ाई लड़ना जानती थी, जो अपने दुश्मनों का कानूनी तरीके से मुकाबला कर रही थी, उस महिला से अपना जिसे कहते हैं ना कि अपने गलत इरादों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 3 कातिलों ने 2 शूटरों की मदद से उस महिला की हत्या करवा दी। तो अपने आप में ये थी पूरी कत्ल की कहानी, जो बेहद दुखद तो थी ही, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़कर इस मामले को सुलझा लिया, वो अपने आप में एक अच्छी मिसाल कही जा सकती है। तो ये थी आज की पूरी कहानी, आज की पूरी पेशकश। जो कहानी मैंने आप सबको कल सुनाई थी उसमें कुछ कमेंट्स हैं, आइए कुछ कमेंट पढ़ता हूँ और कुछ दर्शकों के भी नाम लेता हूँ। मेहताब इदरीशी साहब ने कमेंट किया है, मैंने जो प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से एक एयरपोर्ट स्टाफ के लिए उसकी एक सीक्रेट रिलेशनशिप उसके मौत की वजह बन गई। आप अगर उस कहानी को अब तक नहीं सुने हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप क्राइम तक के YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप वो स्टोरी सर्च करके उसे सुन सकते हैं। तो इसीलिए उस कहानी के बारे में तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन मेहताब इदरीशी जी ने ये कहा है कि इंसानियत बहुत बिल्कुल मर चुकी है और आज की तारीख में जो है लोग एक दूसरे की जान भी ले रहे हैं और उनकी लाशों की बेकदरी करने से, उनके टुकड़े टुकड़े करने से भी बाज नहीं आते। देवराज शर्मा जी सिलीगुड़ी से कमेंट करते हैं, उन्होंने भी कमेंट किया, हौसला अफजाई की है, थैंक यू वेरी मच। विश्वजीत का कमेंट है, लिटिल रेन ड्रॉप्स रेगुलर कमेंट करते हैं और इन्होंने ये कहा है कि जो लोग कत्ल करते हैं इन्हें बड़ी हैरानी है, खासकर उस केस स्टडी जिसका मैंने पिछली स्टोरी में जिक्र किया था उसके बारे में ये कह रहे हैं
कि जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो एक बार भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते, उन्हें इस बात पर हैरानी होती है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब अंजाम के बारे में, उसके नतीजों के बारे में। तो इसे लेकर मैं 2-4 लाइन आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मुझे भी इस बात की बड़ी हैरानी होती है, चारों तरफ जुर्म की इतनी वारदातें होती हैं और हम देखते हैं कि जो भी बड़ी घटनाएं हैं, खासकर मर्डर, लूटपाट, डकैती, ये सारी की सारी घटनाएं तकरीबन सुलझा ली जाती हैं। अगर मैं ये कहूँ, चलो सारी न सही, 90% मामले तो सुलझ ही जाते हैं संगीन जुर्म के। लेकिन इतना होने के बावजूद पता नहीं वो क्रिमिनल कितने बेवकूफ़ होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आते। मैंने इस कहानी की शुरुआत करते वक्त भी ये कहा था कि अगर कोई सोचता है कि वो अपराध के रास्ते से कुछ हासिल कर लेगा तो उनके लिए ये एपिसोड जो है अपने आप में एक खतरे की घंटी है या एक सबक है। और मैं वो बात फिर से दोहराना चाहूँगा, अगर कोई ये सोचता है कि अपराध करके वो बच जाएगा तो ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि देर सवेर वो ज़रूर पकड़ा जाता है। इसीलिए भूल कर भी कानून हाथ में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नर्मदा सोलंकी जी का कमेंट है, बालकृष्ण जी ने अपनी बात रखी है, शुभम भारद्वाज जी, प्रदीप भाम्बू जी, संगीता मंदार जी और मरियम मोहम्मद जी रेगुलर कमेंट करती हैं, संगमित्रा जेना, मामूनी बोरगोहां, इकराम आलम जी ये दुबई से हैं और इन्होंने ये कहा है कि सर जी मैं दुबई में रहता हूँ और आप यकीन मानिए सेम टू सेम मैं आपके जैसा यहाँ पर एक भाई को देखा जो हूबहू आपसे मिलता जुलता है। उसका शक्ल मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्हें देखकर तुरंत आपकी याद आई। जब मैंने उनसे पूछा तो बताया कि वो केरल से हैं। क्या बात है, इस तरह के इत्तेफाक होते हैं, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। मैं भी कई बार ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनसे मिलते जुलते दूसरे लोगों को मैं जानता हूँ। विजेंद्र सिंह चौधरी जी ने भी अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा है कि आपसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला सर जी। थैंक यू वेरी मच विजेंद्र इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हमें देखते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। पवन राजपूत जी ने भी अपनी बात रखी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। सारे लोगों के कमेंट्स तो मैं नहीं पढ़ता हूँ यहाँ पर, लेकिन पर्सनली मैं सबके कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ, ये बात मैं आपको बीच में एक बार बताना चाहता हूँ। मिस्टर उमेश भूंया जी ने भी कमेंट किया है, ये झारखंड से हैं और इन्होंने कहा है कि अपराध की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। शैला बाला जी का कमेंट है, विजेंद्र सिंह जी का भी कमेंट है, भगवती छेत्री जी ने अपनी बात रखी है, रिजवाना परवीन जी इन्होंने आदाब सुप्रतिम भाई कहा है, मेरी ओर से भी आपको आदाब पहुँचे। साजिद मिर्ज़ा साहब का भी कमेंट है, रेगुलर कमेंट करते हैं। शेख साहिल जी का भी कमेंट है। राजेंद्र डेलू जी गुड प्रेजेंटेशन इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। गुड वाइब्स के नाम से हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मेरा एक तकिया कलाम नोटिस कर लिया है, उन्होंने लिखा है आपको जान के हैरानी होगी ये आपका डायलॉग है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैं बिल्कुल हंसता मुस्कुराता नहीं हूँ, तो इस तरह की लाइनें जब आप लिखते हैं तो वाकई हंसी छूट जाती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि आपको जानकर हैरानी होगी, ये बात अक्सर मैं अपनी स्टोरीज़ में कहता रहता हूँ। तो गुरप्रीत सिंह जी का भी कमेंट है और टेक हुरहुरे के नाम से एक आईडी है और इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून सर, लुकिंग फ्रॉम हांगकॉन्ग से ये हमें देखते हैं। राजू सिंह जी का भी कमेंट है और सुरेश परिहार जी का भी कमेंट है, ये महाकाल की नगरी उज्जैन से हैं। खैर श्री 666 TI के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी लिखा है अपनी बात और कॉम्प्लीमेंट तो दिया ही है, थैंक यू वेरी मच। मौलाना निसार अहमद नागपुरी जी रेगुलर कमेंट करते हैं। शमी महमद जी हैं, कपिसरे का कमेंट है। सुनीसा बाबा इस नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। बी ओन वर्जन ने अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा है कि वो हमसे मिलना चाहते हैं और कभी साथ में रात का भोजन करना चाहते हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जुरीना हक जी ने भी अपनी बात रखी है और बलकार जी ने भी अपना कमेंट किया, नमस्कार कहा है। क्या बॉडी के पीसेस करना ट्रेंड बन गया है सर, इट इज़ सो सैड एंड पेनफुल, एक हमारे दर्शक का उन्होंने कमेंट किया, हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। मोहम्मद रिजवी जी ने भी अपनी बात रखी है और अर्चना रोगडे ने भी कमेंट किया है। रिजवी साहब बहुत गुस्से में हैं, उन्होंने उस घटनाक्रम पर जो कातिल हैं उनके प्रति जो है अपने गुस्से का इजहार किया है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे एक दर्शक हैं, उनका नाम फ़िलहाल तो मैं भूल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाकर उनको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल मिल गया, रिजवान सैफ़ी साहब हैं और इन्होंने बड़ी जिसे कहते हैं बड़ी सख्त अंदाज में
तल्ख नहीं कहूँगा मैं, ध्यान दीजिएगा, बड़े ही सख्त अंदाज में ये कहा है कि वो अब क्राइम तक और ख़ासकर मेरी ये जो पेशकश है इसे सुनना बंद कर देंगे, क्योंकि लगातार वो कमेंट करते हैं रिजवान सैफ़ी साहब और मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ और कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है रिजवान साहब, मैंने कई बार आपका कमेंट पढ़ा है, कई बार आपका नाम भी लिया है, लेकिन चूंकि आपने इतनी सख्त लहजे में मुझे चेतावनी दी है तो इसीलिए मैं स्पेशली आपका नाम आज मेंशन कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका क्राइम तक पर, मेरे वीडियोज़ पर, और मैंने आपको रिटर्न भी कमेंट करके जवाब दिया है। अगर आपको मौका मिले तो अपने कमेंट के नीचे जाकर मेरा रिस्पांस भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।